Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel, and we are starting with chapter number 6, page number 69. चैप्टर का टाइटल है टेल्स यू विन एंड राइटर कहता है ज़िंदगी में आधी बार आप जो भी कर रहे होते हैं ना रॉन्ग हो सकते हैं और उसके बाद में भी आप पूरा फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। जिस समय ब्रैड पिट को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला तो उन्होंने बोला कि मैं 30 साल तक, उनके वर्ड है यहाँ पे, बैंगिंग अवे, ने किसी चीज़ पे ठकठकाना, कि 30 साल तक मैं ठकठका रहा था। और सिंपल मैथ्स ये है कि कुछ प्रोजेक्ट काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट काम नहीं करते हैं, इसलिए किसी से भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नेक्स्ट टू द नेक्स्ट। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देते हैं हीन्स की, जो कि नाजीज जर्मनी से 1936 के अंदर अमेरिका आए। उन्होंने लिटरेचर को स्टडी किया और 1990 मीन्स ऑलमोस्ट फॉर 24 ईयर्स उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया अपने यंग एज के अंदर कि कोई बहुत प्रॉमिसिंग होंगे। लेकिन ईयर 2000 sold massive collection of art, Picasso, Braque, Klee, Matisse, the German government for more than 100 million euros। उस समय जो रियल उन आर्ट वर्क की कीमत थी वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा थी। लोगों को लगा जैसे कि गवर्नमेंट को उन्होंने डोनेशन में दे दिया है। लेकिन अगर आप एक बात सोचिए कि 20 साल तक उन्हें कोई नहीं जानता था, एंड एट वन डे पीपल केम टू नो हिम एज अ बिगेस्ट आर्ट डीलर। ये जो लोग आर्ट डील करते हैं ना आर्ट के अंदर, वो क्या करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट के आर्ट वगैरह खरीदते हैं और उसे काफ़ी टाइम तक रखा जाता है, तक कि उस राइटर का जो पोर्टफोलियो होता है ना वो बहुत अच्छा नहीं हो जाता। फिर उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। 99% ऑफ आर्ट वर्क जो होते हैं ना वो शायद उसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं क्रिएट होती, लेकिन जो 1% ऑफ आर्ट वर्क होता है, समथिंग लाइक पिकासो, दैट मेक्स यू सुपर रिच। इसी तरह से राइटर कहता है पेज नंबर 72 पर कि बिजनेस में इन्वेस्टिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। लॉन्ग टेल्स यानी पीछे की तरफ बिल्कुल आराम से इन्वेस्ट किया हुआ टाइम इन्फ्लुएंस करता है आपके फाइनेंस को। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसमें से कुछ इवेंट आपके लिए मेजॉरिटी ऑफ आउटकम लेकर आते हैं। आप ये सोचो कि ये कोई इंट्यूटिव नहीं है कि भाई आपको अरे इतना सारा मैंने लिया और इसमें से कोई काम नहीं आएगा। और इन्वेस्टर्स आधे टाइम इसमें गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो बहुत पैसा कमा ही लेते हैं। और ये बात इस चीज़ की भी क्लैरिटी देती है कि हम ये कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल टू फेल इन लॉट ऑफ थिंग्स। और हम जब फेल हो रहे होते तो कितना ओवर रिएक्ट करते हैं। मेरी लाइफ में मैंने 6 फ्रेंचाइजीज़ खोली और 6 बंद कर दी। आई वॉज अनसक्सेसफुल इन रनिंग। 4 जगह मॉल्स के अंदर मैंने कियोस्क खोले। आई कुड नॉट रन इट, आई वॉज बिफोर टाइम। डज दैट मीन दैट आई डिड नॉट लीड अ सक्सेसफुल करियर? नो, it is not so. I did made money in teaching, consultancy, selling to the B2C client. I did make money. इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है वॉल्ट डिज्नी का, जिसको हम सब जानते हैं। उनके जो पहली पिक्चर आई स्टीम बोल्ट विली, उन्होंने एनिमेशन के सेक्टर के अंदर उन्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया। और उसके बाद उनका स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया। उनकी फ़िल्म छोटी थी, बहुत महंगी थी और सब ने नुकसान दिया। और उसके बाद में आया स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ, जिसने 1938 में सब कुछ बदल दिया। सारे कंपनी के जितने नुकसान, जितने कर्जे थे, सारे पे कर दिए गए। सारे एम्प्लॉयज़ को रिटेंशन बोनसेस मिले। आर्ट स्टूडियो ख़रीदा गया। और फिर जैसे ही वॉल्ट को ऑस्कर मिला वो बिल्कुल सेलिब्रिटी बन गए। बाय 1938 उन्होंने 100 घंटों की फिल्म्स बना दी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 83 मिनट्स की जो स्नो वाइट बनी वही मैटर करती थी, बाकी सब कुछ फेल था। तो ऐसा देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा ह्यूज और प्रॉफिटेबल होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है, आपको फेमस देता है ना, वो आपका एक टेल इवेंट होता है। मतलब काफ़ी कुछ होने के बाद में ये इवेंट होता है। राइटर कहता है कि हमारी ज़्यादातर अटेंशन कहाँ होती है कि बहुत प्रॉफिटेबल, फेमस, इन्फ्लुएंशियल, ह्यूज चीज़ें जो हम करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अटेंशन हम देते हैं ना वो रिज़ल्ट देते हैं हम अपनी टेल पर। मतलब जो बाद में चीज़ें आती हैं, एंड इट इज़ ईजी टू अंडर एस्टिमेट
कि ये जो बात के इवेंट्स होते हैं, टेल इवेंट्स मतलब जो पीछे के इवेंट्स होते हैं, शुरू में ना हो, वो कितने पावरफुल हो सकते हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी में 24 ईयर्स के करियर में अभी जो मैं कंसल्टेंसी कर रही हूँ वो सबसे पावरफुल है। आई एम कंसल्टिंग एन इंटरनेशनल ब्रांड एंड आई एम डूइंग दिस एट द एज ऑफ 65। कुछ इंडस्ट्रीज राइटर कहता है जो टेल ड्रिवन ही होती हैं, उसमें है वेंचर कैपिटल। जो वीसी है वो 50 इन्वेस्टमेंट्स करता है और उसमें से आधी से ज़्यादा फेल होती हैं, 10 जो हैं वो ठीक ठीक होती हैं और 2 जो होता है वो 100% फंड रिटर्न्स देती है। तो जो एक इन्वेस्टमेंट वेरी फेमस फर्म नाम है उसका कोरिलेशन वेंचर्स, इन्होंने एक बार सारे जब नंबर्स को अपना देखा 2004 टू 2014 तक, तो उन्होंने देखा 65% ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने पैसा खोया, 2.5% जो थे उन्होंने 10x या 20x किया, लेकिन 1% जो था उसने मोर देन 20x रिटर्न दिया। 0.5% जो था अबाउट 100 कंपनीज आउट ऑफ 21,000 कंपनीज 50x से ज़्यादा दिया और वहीं से ज़्यादा इंडस्ट्री रिटर्न्स आए। अगर मैं अपनी लाइफ को इसको कंपेयर करूं तो अगर मुझे सपोज़ करिए कि 1 करोड़ रुपया कमाना है और उसको जमा करना है, आई विल टेक एटलीस्ट 5 ईयर्स, मतलब खर्चा वर्चा निकाल कर 20-25 लाख रुपए से ज़्यादा की सेविंग शायद मैं ना कर पाऊँगी। बट देन आई इन्वेस्टेड, एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी उसको बेच के दूसरे में, एंड आई गॉट 1 करोड़ रुपीज़ इन अ 2 years टाइम एज एन एप्रिसिएशन वैल्यू। दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ टेल इवेंट ऑफ माई लाइफ। तो राइटर कहता है आप सोच रहे होंगे कि वेंचर कैपिटल इतना रिस्की क्यों होता है, जब सब जने इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर और रिस्की होते हुए भी कर रहे हैं, और मोस्टली स्टार्टअप इसमें फेल भी हो जाते हैं। और ये दुनिया है ना, जो ये कुछ मतलब दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको मेगा सक्सेस मिलता है। तो अगर आप सेफ चाहते हो, प्रिडिक्टेबल चाहते हो, स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, तो आपको लार्ज पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और या आप सोच सकते हो, ये याद रखें कि टेल ड्राइव्स एवरीथिंग। मोस्ट पब्लिक कंपनीज जो है राइटर कहता है वो बिल्कुल डड होती हैं, कुछ अच्छा करती हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विनर होती हैं, और जो कि स्टॉक मार्केट की मेजॉरिटी रिटर्न को देती है। यहाँ पे राइटर ने पेज नंबर 74 पे 75 पे बहुत सारी कंपनीज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसका जो क्रक्स है कि आपकी कंपनी ने एक सर्टेन लेवल का सक्सेस, यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट की बात कर रहा है, कैपिटल की बात कर रहा है, सक्सेस कर लिया, पब्लिक कंपनी हो गए, लेकिन स्टिल उसका जो लाइफ स्पैन है वो कहता है वो सालों में गिना जाएगा, जनरेशन्स में नहीं गिना जाएगा। मुझे तो इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, मैं इसको बुक से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है वो कैरोलो को, एक फॉर्मर मेंबर है रुसल 3000 इंडेक्स का, मीन नोन कंपनियाँ जो बहुत पैसा कमा रही हैं। उन्होंने 1980 से लेकर 1990 तक 3 पिक्चर्स बनाई, टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट, टोटल रिकॉल, जो कि बिल्कुल सुपर हिट थी। 1997 के अंदर ये पब्लिक गई, बहुत सक्सेस मिला और हिट के बाद हिट किया। 1991 के अंदर उन्होंने बहुत पैसा कमाया और 400 मिलियन का मार्केट कैप दिया, उस समय के लिए बहुत बड़ा पैसा था। एंड देन इट फेल्ड, मूवीज फ्लॉप्ड, वेंट बैंकरप्ट इन 1996, स्टॉक गो ज़ीरो। राइटर कहता है कि ये सबको इस बारे में ज़रूर जानना चाहिए, ये एक यूनिक स्टोरी है पर ये सबसे कॉमन स्टोरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं अमेज़ॉन के, माइक्रोसॉफ्ट के, वॉलमार्ट के, एप्पल के, गूगल के। और पेज नंबर 76 पे राइटर कहता है आइडिया क्या है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपको मोस्ट रिजल्ट देंगी, ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए नहीं है, ये सच है सभी कंपनीज़ के लिए, और ये डिपेंड करता है आपका बिहेवियर एज एन इन्वेस्टर क्या है। सो नेपोलियन की यहाँ पर एक डेफिनेशन है, जो कि एक मिलिट्री जीनियस था, कि द मैन हु कैन डू द एवरेज थिंग व्हेन ऑल अराउंड हिम आर गोइंग क्रेजी, दैट गाय इज जीनियस। का मतलब ये कि जब सबको लग रहा है कि अरे ऐसे कर ले वैसे कर ले, उस वक्त वो बिल्कुल स्थिर होके अपने समता में रहता है। मोस्टली जितनी फाइनेंशियल एडवाइजेज होती हैं, लोग जो करते हैं कि आज खरीदने में क्या अच्छा लगता है, राइटर कहता है आज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओवर द कोर्स ऑफ आवर लाइफ टाइम एज एन इन्वेस्टर, हमारे डिसीज़न जो हम आज ले रहे हैं, कल ले रहे हैं या नेक्स्ट वीक ले रहे हैं, वो मैटर तब ज़्यादा करेंगे जब आप
हर रोज़ क्या कर रहे हैं। याद है हमने इस बुक में पढ़ा था कि 1% अगर हम रोज़ कुछ हर महीने सेव कर रहे होते हैं फ्रॉम 1900 टू 2019, हाउ मच मनी कैन वी गेट। राइटर कहता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ $1 यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर हर महीने, चाहे बरसात आए चाहे थंडरस्टॉर्म हो, कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता है कि इकोनॉमिस्ट आपको क्या कह रहा है, रिसेशन है, ये है, आप सिर्फ इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो आप ये देख लीजिए जैसे कि इन्वेस्टर्स, यूँ हम कहानी पढ़ चुके हैं, हाउ रिच दे बिकेम। यहाँ पे 3 तरह के इन्वेस्टर्स का ये एग्जाम्पल दे रहा है। एक इन्वेस्टर है स्यू, जो कि हर रोज़ $1 डालेगा ही डालेगा, चाहे कोई बोल रहा है कि भाई मार्केट में स्टॉक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा इन्वेस्टर है जिम, जो कि अपना जो $1 है स्टॉक मार्केट में तब डालेगा जब इकोनॉमी रिसेशन में नहीं होगा, सब कुछ बेचेगा वो जब रिसेशन में रुकेगा, इन्वेस्ट जब करेगा जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिसेशन एंड करेगा। एक इन्वेस्टर है टॉम, जिसको रिसेशन आया तो कुछ समय 6 महीने के करीब डर लगा, फिर उसने कॉन्फिडेंस गेन किया, वापस मार्केट में आया, फिर उसने अपना $1 स्टॉक में लगाया जब रिसेशन नहीं हुआ, और जब 6 महीने के बाद में उसने उसको बेचा, फिर इन्वेस्ट किया जब रिसेशन ख़त्म हुआ। इसको हम टॉम कह रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दीज स्टॉक्स एंड ऑल मच, आई एम रीडिंग इट एज इट इज़ इन द बुक। कहते तीनों इन्वेस्टर जो हैं वो कितना पैसा ओवर द टाइम कमाएंगे। स्यू कमाएगी $4,35,551, जिम कमाएगा $2,57,386, टॉम कमाएगा $2,34,476। आप देखेंगे कि स्यू इसके अंदर जीत रहा है। क्यों? क्योंकि जब रिसेशन हुआ उसके अंदर 1428 महीने थे। रिसेशन का टाइम इन्होंने बताया है हमें, एंड दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू अमेरिकन रिसेशन बिटवीन 1900 टू 2019। रिसेशन में भी स्टॉक में पैसा लगा तो उसने जिम और टॉम से 3 गुना ज़्यादा पैसा कमाया। तो सक्सेस ऑफ द इन्वेस्टर डिटरमिन पता है किससे होता है? पेज नंबर 77 पे बुक कहती है कि आप अपने जो पंक्चुएटेड मोमेंट्स होते हैं जहाँ आपको डर लग रहा होता है, उस समय आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। जो एक एवरेज चीज़ कर सकता है जब सामने आमने ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, मीन्स टेल्स ड्राइव एवरीथिंग, मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा कुछ किया हुआ भी इट गिव्स यू रिजल्ट एट द एंड। मेरे जो जिया जी ने मेरे से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, वो मुझे पता है क्या बोलते हैं, बस भूल जाओ, फॉरगेट इट, अब इसको जो डालना है तुम्हारे पास जब पैसा हो थोड़ा भी एक्स्ट्रा मेरे को बताना, मैं उसको इन्वेस्ट करता रहूँगा, लेकिन अदरवाइज जस्ट फॉरगेट इट। आज जब मैं इसको दोबारा पढ़ रही हूँ तो मैंने पिछले 3-4 महीने से एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग मी कि मैं तो भी हो थोड़ा ही चाहे निकालूँ पर कुछ करूँ। थैंक यू सो मच। मैं ये रीड कर रही हूँ तो ये मेरे को इंस्पिरेशन आ रही है हाउ टू मैनेज माई ओन मनी, एंड इट्स ओनली बिकॉज आप मेरे साथ इस जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ।